पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले आए लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से बीजेपी परेशान है। झारखंड में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है। झारखंड में 26% आबादी आदिवासियों की है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर हार मिली। इन सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। दरअसल झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं और आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटें 29 विधानसभा सीटें कवर करती है। बता दें आपको कि साफ है कि झारखंड में सरकार बनाने में आदिवासी मतदाताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। झारखंड में आदिवासियों को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने पूरी कोशिशें की, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से नाकाम रहे। अब इस हार से झारखंड बीजेपी का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कामकाज पर भी सवाल उठे हैं और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड प्रभारी बने शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा की भी चुनौती बढ़ने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अग्निपथ साबित हुए, जहां बीजेपी को आदिवासी बहुल इलाकों में हार का सामना करना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से बीजेपी परेशान है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और इनमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में 81 में से लगभग आधी सीटों पर SC/ST मतदाता किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में बेहद अहम साबित होते हैं। झारखंड में 26% आबादी आदिवासियों की है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर हार मिली। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिन 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, ये सीटें खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, दुमका और राजमहल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसमें से सिर्फ 2 सीटों राजमहल और सिंहभूम पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसने सभी 5 सीटें जीत ली। बीजेपी के लिए चिंता की बात ये भी है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन 5 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर उसकी हार का अंतर 1.2 लाख वोटों से ज्यादा का रहा। केवल दुमका सीट पर ही वह 23,000 वोटों से हारी। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव 1.39 लाख वोटों से लोहरदगा सीट से चुनाव हार गए। निश्चित रूप से ये पार्टी की बड़ी हार है। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है, जबकि JMM और कांग्रेस का बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी ने झारखंड को बेहद गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री और पार्टी के अनुभवी नेता शिवराज सिंह चौहान को यहाँ का प्रभारी बनाया है। हिंदुत्व की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अब झारखंड विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाने की चुनौती है। बीजेपी का खराब प्रदर्शन इसलिए भी पार्टी के लिए चिंताजनक है क्योंकि मोदी सरकार ने बीते सालों में आदिवासियों तक पहुंचने की काफी कोशिश की है। पार्टी ने आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जन्म स्थान खूंटी में स्थित उलीहातू पहुँचे। उन्होंने विकसित भारत यात्रा को भी यहीं से शुरू किया था, लेकिन पीएम मोदी की मेहनत रंग नहीं ला सकी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने आदिवासियों में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के संस्थापक शिबू सोरेन को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। वर्तमान में झामुमो की कमान उनके बेटे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने गिरफ्तार कर लिया तो झामुमो ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया और चुनाव प्रचार के दौरान इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया। ऐसे में चुनाव के नतीजों में आदिवासी बेल्ट सीटों पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर दिखाई दिया। बीजेपी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर हार मिली।
अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए क्या रणनीति बनाती है। इतना तो तय है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अग्निपथ साबित हुए और ऐसे में जब बीजेपी को आदिवासी बहुल इलाकों में हार का सामना करना पड़ा, तो अब लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से बीजेपी बेहद परेशान है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और इसमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में 81 में से लगभग आधी सीटों पर SC/ST मतदाता किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में बेहद अहम साबित होते हैं। झारखंड में 26% आबादी आदिवासियों की है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर हार मिली है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिन 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, ये सीटें खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, दुमका और राजमहल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसमें से सिर्फ 2 सीटें राजमहल और सिंहभूम पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसने सभी 5 सीटें जीत ली। बीजेपी के लिए चिंता की बात ये भी है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन 5 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर उनकी हार का अंतर 1.2 लाख वोटों से ज्यादा का रहा। केवल दुमका सीट पर ही वह 23,000 वोटों से हारी है और ऐसे में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव 1.39 लाख वोटों से लोहरदगा सीट से चुनाव हार गए। निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए बड़ी हार है। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी का वोट शेयर गिरा हुआ है। बताया भी जाता है कि जबकि जेएमएम और कांग्रेस का बढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने झारखंड को बेहद गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री और पार्टी के अनुभवी नेता शिवराज सिंह चौहान को यहां का प्रभारी बनाया है। हिंदुत्व की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ये जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर दी गई है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। इनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेएमएम के। खत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। कमल ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप जी आपके साथ ही करते हैं। जिस तरह से प्रदीप जी ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, वो झटका क्या विधानसभा चुनाव में ना लगे, इसके लिए क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? और क्या ये उम्मीद थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इतनी बुरी तरह से पछाड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को? जहाँ तक अनुसूचित जाति की सीट का पलामू सीट भारतीय जनता पार्टी की हिस्सा है, ये आपको बता दें। हाँ, ठीक है, हम अनुसूचित जनजाति की सीटें थी, वहाँ हमारी पराजय हुई है। निश्चित रूप से दुमका में आपने देखा होगा कि बहुत क्लोज फाइट था। 5 वोट से हमारी सियासी पीछे रह गई। काफी 4 सीटें चल रहा था। प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमल ठाकुर जी का मैं रुख कर लेती हूँ। कमल जी, कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की किस तरह से तैयारियां फिलहाल इसके मद्देनजर है, क्योंकि आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा लोकसभा चुनाव में। ऐसे में अब झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, राज्य के जो मुद्दे होते हैं और जो हम लोगों ने काम किया है राज्य की जनता के लिए, वही मुद्दे हैं। हमने अगर राज्य को जो यहाँ के लोकल आदिवासी लोग हैं उनके लिए जो काम किया है,
उस काम के बल पर ही हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे। और हम लोग की महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने झारखंड के 81 विधानसभा में तैयारी शुरू कर दिया है। जहां गठबंधन का जो सीट मिलेगा उस पर पूरी शक्ति के साथ हम लोग लगेंगे और चुनाव में सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि आदिवासियों के हित में, जो यहाँ 26% आदिवासी हैं, उसके हित में जो काम हुआ है, आप देख लीजिए 49 बरस से लेके और 59 बरस की महिलाओं का जो और पुरुषों का जो आपका पेंशन का कार्यक्रम लाया गया। अभी कैबिनेट के बैठक हुई है, उसमें आप समझिए कि जो जातीय जनगणना की बात हुई। राहुल गांधी ने जो वादा किया था इस राज्य के लिए कि सरना धर्म कोड हम लागू करेंगे, वो विषय है। 1932 का खतियान जो हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके भेजा है, वो विषय है। हम लोगों ने आदिवासियों के लिए जो काम किया है, उस मुद्दे को ही लेके हम लोग चुनाव में जाएंगे। लोकसभा चुनाव के जो फैसले आए, जो नतीजे आए, उससे उत्साहित हैं? आप एक बात समझ लीजिए, राजनीतिक दल जो होते हैं ना, अपने वोट परसेंट से उत्साहित तो होते ही है। अब समझिए कि 2019 में बीजेपी को करीब 51% वोट आया था और हम लोगों को उस समय कम वोट आया था। लेकिन इस बार बीजेपी 44% पर आ गई है और हम लोग 6% का 8% का मार्जिन लेके आगे बढ़े हैं। तो स्वाभाविक है कि देश और राज्य की जनता ने हमको जो विश्वास दिया है, उससे तो उत्साहित है हम लोग। जी ठीक है। प्रदीप सिन्हा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, ये तो कह रहे हैं कि आदिवासी लोगों के लिए इन्होंने काम किया है और काम किया है, उसके बिहाफ पे इन्हें वोट भी मिले हैं गठबंधन को। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया क्या? या भारतीय जनता पार्टी क्या आदिवासी और जनजातियों के लिए नहीं सोचती है क्या, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए? देखिए, चुनाव परिणाम से हमको लगता है कि 5 सीट जीत जाने के बाद आदिवासियों के उन्होंने बहुत काम किया, उनको इस बात पर खुशी मनाने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम काम किया, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का हो सकता था निश्चित रूप से जनजाति समाज के काफी बढ़िया से काम किया। और आपको याद भी होगा कि बिरसा मुंडा की जयंती पूरे भारत में मनाए जाने की योजना जो राजनीति ने शुरू की, उसकी 150वीं जयंती अगले साल होने जा रही है। उसके अलावे जो स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी नायक जो शहीद हो गए, जो गुमनाम थे, ऐसे लोगों के नाम पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। और रांची में एक बिरसा मुंडा उसको उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। ऐसी बात नहीं है। चुनाव परिणाम, अभी ये बात बताइए, अगर उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों ने रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी भी चुनाव हम जीतते। जी आप सुन रही है ना जी? बाकी के चुनाव से हम जीते तो वहां तो आबादी है, तो उन्होंने तो सीटें को रिजेक्ट कर दिया। अगर अनुमान ऐसा ही लगाया जाएगा कि 5 सीटें जीत गए आदिवासी उनके साथ, तो 9 सीटें हम जीत गए, तो जो 9 सीटों में जो निवास करते हैं वो सब हमारे साथ। देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव परिणाम के आधार पर आकलन कर देना कि आदिवासी हमारे साथ, ठीक है, आंखों का खेल होता है चुनाव में। आपके पक्ष में क्या, आप सुनाइए, इसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं। लेकिन साथ साथ ये कह रहा है कि नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, हेमंत सोरेन पर जिस तरह से एक्शन हुआ, उससे भी अनुसूचित जाति जनजाति नाराज थी, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये नाराजगी दिखाई दी उन सीटों पर, खासतौर पे जहाँ पे उनकी आबादी ज्यादा है। इसका मतलब कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना छोड़ दिया है। कांग्रेस की तरह मौन साध लिया जाए, आंख में पट्टी बांध लिया जाए कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश का है और हमारे देश का बड़ा नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न है कि कार्रवाई करनी थी, उसके साथ सबूत पर कार्रवाई की गई है। लाख हम आरोप लगाते हैं, लेकिन कोर्ट में तो नामी गिरामी के वकील तथ्य पेश कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोर्ट सहमत नहीं हो रहा है, उनको जमानत नहीं दे रहा है, तो इससे मतलब है कि निश्चित रूप से वो साजिश करता है और सारी चीजों में शामिल है। जो इशारा करता है एक ही के जो है, तो उसकी पुष्टि भी करता है। अब बताइए, कोई मुख्यमंत्री
अपने अधीनस्थों के माध्यम से खदान की लूट करवाए, कोयला पत्थर बालू की लूट हो, उन तक सूचना नहीं पहुंची, ये बात कौन मान सकता था। उसके अलावा सेना की जमीन गुजराती में उनके साथ के नीचे अधिकारी जो है किसी के नाम कर देते हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल अगर अपने आप को अनजान बना के रखना चाहते हो या फिर इस तरह से दिखाना चाहते हो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं लड़का हो गया, फिर आपकी बात। ठीक है, ठीक है, चलिए कमल जी कुछ कहना चाह रहे, कमल जी का रुख कर लेते। कमल जी देखिए, भ्रष्टाचार पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं। आप एक बात बता दीजिएगा मैडम कि आज तक सिविल के केस में कोई आदमी भारत में जेल गया है क्या? और वो भ्रष्टाचारी के बारे में बात करते हैं जिसका दोनों प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं झारखंड में, दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। व्यापम घोटाला का भ्रष्टाचार का आरोप शिवराज सिंह चौहान पर है और पानी घोटाला का हेमंता बिस्वा शर्मा पर। दोनों को जेल जाना चाहिए, लेकिन ये लोग तो वॉशिंग मशीन में रहते हैं ना, इसलिए इन लोग को जेल नहीं होगा। जेल उन्हीं लोग को होगा जो इनके साथ नहीं जाएंगे। हेमंता जी इनके साथ चले गए, पाक साफ हो गए। शिवराज सिंह तो इनके साथ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन पर वो घोटाला है व्यापम का जिसमें जो भी गवाह तैयार हुआ उसको आज तक माने जिंदा नहीं है। और भ्रष्टाचार पर ये हमको बयान देंगे और ये हमको प्रवचन सुनाएंगे। इस तरह का लोग जो लोग होते हैं उसको तड़ी पार इस बार इस राज्य से होना निश्चित है। देश ने इनको समझाया है, इनके अहंकार को तोड़ा है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा, अपना अहंकार के साथ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब तो इन्होंने जो कमान है झारखंड की वो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को दे दी है और प्रभारी के तौर पर उन्हें नियुक्त किया है। ऐसे में अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने राज्यों में इनका अच्छा खासा वर्चस्व है। एक मुख्यमंत्री है तो एक दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि उनका अनुभव भी तो वहां पर दिखाई देगा। क्या लगता है कि प्रभारी बनाने से कुछ हद तक फर्क पड़ेगा? कमल जी देखिए, जिस दिन उनके जो कृत्य है उसको उजागर हम लोग जब करना चालू करेंगे तो निश्चित यहाँ के जो लोग हैं फिर उनको तड़ीपार यहाँ से करेंगे, क्योंकि दोनों आदमी पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इस बात से अगर डिनाई कर जाएंगे प्रदीप सिन्हा जी तो मैं इस बात को मान लूंगा। उन पर आरोप है कि नहीं है, हाँ और ना में सवाल जवाब देते हैं। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। जी प्रदीप जी मैं जवाब दे रहा हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष बंदूक की तो भ्रष्टाचार के आरोप में उनको सजा हुआ या नहीं हुआ, विधायक छोड़नी पड़ेगी नहीं पड़ी, ये बताते हैं। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी विधायक के द्वारा हम ऐसे लोग चले हैं ज्ञान बात कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की पर्याय है पूरे देश में। अच्छे से पूछो कांग्रेस पार्टी का बड़े से बड़ा नेता जमानत पर भारत सोनिया गांधी हो चाहे फिर राहुल गांधी हो, आज जमानत पर है। उसके बावजूद भी इतनी भ्रष्टता मैं समझता हूँ देशभर में लोगों में ये आ सकती है। भ्रष्टाचार के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े दिखाए गए। अब हेमंत सोरेन ने हत्या की है, उसकी लागत को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके डिफेंस में भी लोग आ जाए, आप ये बता सकते कि हेमंत सोरेन ने अगर कोई खतरा नहीं उठवाया या फिर सेना की जमीन जो दूसरे के नाम से खरीदी गई उसमें कोई भूमिका नहीं अगर हेमंत सोरेन की, तो कांग्रेस पार्टी के लोग स्वतंत्र है कोर्ट चले जाए, कोर्ट में जाकर दलील दें कि भाई ये नामी गिरामी वकील कुछ नहीं करता है, हमारी ओर से अमुक जैसी केस होंगे और हेमंत सोरेन के पक्ष। ठीक है कमल जी, देखिए तो सीधे सीधे आप लोगों पर ही सवाल उठा रहे हैं। कह रहे कम से कम जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राहुल गांधी जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर। मैडम ऐसा है ना कि जिसके पूर्व अध्यक्ष ऑन कैमरा घूस लेते पकड़े गए हो वो हमको बर्बजन नहीं दे सकते हैं। हम उनके पक्ष में कभी खड़े आप समझ लीजिए, करना पड़ा उनको। देश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला कि 25 लोग आरोपी हैं इस देश में जो भ्रष्टाचारी हैं, उसमें से 23 लोग बीजेपी के वॉशिंग मशीन से साफ हो गए। आप दूसरी बात समझिए, प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे देती है, अजीत पवार को ईडी द्वारा 25 करोड़ रुपया लौटा दिया जाता है। आप समझिए कि इनके साथ जो लोग हैं वो सदाचारी हो जाएंगे और जो अलग रहेंगे वो भ्रष्टाचारी है। बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपया लेते हुए पकड़े गए थे कि नहीं, हाँ और ना। दूसरी बात, आप बंधु तिर्की पर सवाल उठाते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग में 6 लाख केस के लिए 6 लाख रुपया के लिए उन पर कार्रवाई होगी। तो भानु प्रताप शाही कैसे बचे हुए आज तक? क्या उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं है?
इतना तो ये पता लोग हो। ये लोग का खाने का दांत अलग है, खाने का दांत अलग है। ये प्योर भ्रष्टाचारी लोग हैं। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि प्रदीप जी ये 5 सीटें जो कि ये जीत गए गठबंधन, उसमें 29 विधानसभा सीटें आती है, ऐसे में उनको कैसे कवर किया जाएगा या कैसे उसको अपने पाले में किया जाएगा, कैसे उस पर जीत हासिल की जाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है? जी मैडम बता रहा हूँ। और जहाँ हम 9 सीटें जीते, 50 विधानसभा सीटों पर हम आगे थे, उनसे पूछते हैं कि उनकी रणनीति क्या होगी इन 50 सीटों पर हमसे आमना सामना करने के लिए। और जहाँ तक प्रश्न है कि आदिवासी सीटों पर हम पीछे रहे, हम वहाँ की रणनीति क्या होगी, इस चैनल पर नहीं बताया जा सकता। वो तैयारी करेंगे, समीक्षा करेंगे और जहाँ कमियां रहेंगी उसको दूर करेंगे। ठीक है, लेकिन कमल जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि हम रणनीति बना रहे हैं और उन सीटों पर भी फतेह हासिल करेंगे जो जहां पर लोकसभा चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा। इस बात को तो आप मानेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर ज्यादा फोकस करती है जहां पर उसको हार मिलती है। लोकसभा चुनाव 19 में जब हार मिली थी, उन सीटों पर इस बार ज्यादा फोकस किया गया। हार मिली, जीत मिली, ये एक अलग चीज है, लेकिन तैयारी पूरी होती है इनकी। अभी विधानसभा चुनाव है और अभी से तैयारी में पूरी तरह से लग गए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए क्या है ना मैडम, कि इस बार ये 50 विधानसभा में आगे हैं और 2019 में 57 विधानसभा में आगे थे। 57 में आगे थे तो 25 सीट पर आ गए। तो सही बताइए कमल जी, फिगर तो सही बताइए, 62 पर आ गए। आप सुनिए, पूरी बात को सुनिएगा तब न सर। हम लोग भी चैनल में आते हैं तो तैयारी करके आते हैं, आपके अनुसार तो नहीं बोलेंगे। 57 से आगे थे 2019 में तो 25 पर आकर रुक गए। इस बार 50 पर आगे हैं। 10 से 12 से ऊपर सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है राज्य में। ये बात आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आए, जब गिनती होगा यहाँ का, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप जो है ना इसी चैनल पर प्रदीप सिन्हा जी को बुला लीजिएगा, क्योंकि मैं 400 पार का नारा भूला नहीं हूँ। 65 पार का नारा यहाँ था, झारखंड में 65 पार का नारा था, 25 में आके रुक गए। बंगाल में 200 पार का नारा था, पिछले चुनाव में 70 सीट आया। हरियाणा में 70 पार का था, 35 सीट आया। ठीक है, ठीक है, नारे क्या थे क्या नहीं आया, लेकिन हम वोटों के अंतर को भी समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे ना। प्रदीप जी, ये 5 लोकसभा सीट जिस पर हार का सामना करना पड़ा, इसमें वोटों का अंतर भी अच्छा खासा था। 1.2 तकरीबन ये कहा जा सकता है 1,20,000 से ज्यादा वोटों से आपकी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक दुमका सीट ही ऐसी थी जहां पर 23,000 वोटों से प्रत्याशी आपके हारे थे। ऐसे में इन वोटों के अंतर को कैसे कम किया जाएगा सर? और ये क्या नहीं लगता है कि एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने? 29 विधानसभा सीट है, उसमें से वोटों का अंतर इतना ज्यादा लोकसभा चुनाव में। पलामू की वहाँ 3 लाख वोट पे आ रहे। कांग्रेस पार्टी की जो चुनौती है, यानी ये तो उससे पूछेगा जरा, हमारे 50 लाख वोट से हारे तो राय थे। बाकी जो चीजें रही होंगी कहीं कहीं पर उसको हम देखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 9 विधान लोकसभा में 3 लाख कहीं 3.5 लाख से हारे, उस पर भी उनका कुछ राय ले लीजिए मैडम। तो जहाँ तक समझता हूँ कि विवेक बैंक में पूछ जाएगा कि आप तो मुझसे पूछ रही हैं ये 5 जो हार गए, हमारी कोई इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। पूछे कि 3-3 लाख 3.5 लाख वोट से हारे आप, उनका कैसा फीलिंग है, वो क्या कर रहे हैं। हमें तो स्वीकार करना है कि हम 5 सीटों पर आ रहे हैं। एक सीट पर तो बिल्कुल सीधा सरंजीत में जी ठीक है, ठीक है, आपका रुख कर लेते हैं कमल जी, क्योंकि देखिए अगर यहाँ के वोटों की बात करें तो उन 9 सीटों की भी तो बात करनी पड़ेगी जहाँ पर आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा है ना कि जो 9 सीट हम हारे हैं उस पर मेरी समीक्षा चल रही है, मैंने कमेटी बना रखा है। वहाँ क्यों हारे हैं, क्या समीकरण बना है, वो सारा समीक्षा में आ जाएगा। लेकिन आप एक बात समझिए, जहाँ भी दलित, आदिवासी, जो लोग जिसको लोग वंचित रखे हैं विकास से, वहाँ हमें वोट पड़ा है।
वो जनरल सीट हो चाहे सुरक्षित सीट हो। सुरक्षित में तो मैंने इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। आप रांची को ही जोड़ लीजिए। रांची में पिछली बार ये 3 लाख करीब 2,80,000 वोट से जीते थे। इस बार इनका आंकड़ा 1-1.25 लाख में आके अटक गया है। ये बात इनको मान लेना चाहिए कि आपका ग्राफ गिरा है। आप वोट परसेंट में पूरे देश में गिरे हैं। आप कहाँ 400 पार आने वाले थे, आप 240 में आके अटक गए हैं। तो आपका तो अहंकार डूब चुका है, आपका अहंकार तो खत्म हो चुका है। आप ये समझ लीजिए, इस देश में सबसे ताकतवर आदमी, देश के प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, 3 राउंड तक पीछे रहते हैं। तो जनता तो इनको बता रही है कि आप जो किए हैं कुकृत, उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए, जनता जनार्दन है और जनता जो फैसला सुनाएगी वही सर्वोपरि होगा। जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तैयारियां हैं और तैयारियां जोरों से की जा रही है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है ताकि फतेह हासिल की जाए, लेकिन किसकी फतेह होगी इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।